नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मौसम बड़ा खुशनुमा है। करीबन 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेल्सियस। और थोड़ा ह्यूमिड सा माहौल है। घर के अंदर बहुत गर्मी लग रही है, बाहर खुशनुमा है। तो इसलिए आज खिड़की थोड़ी ओपन रखी है, तो आपको थोड़ा सा शोर बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो हमने करेज टू बी डिसलाइक की जो फर्स्ट नाइट है वो कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमें काफ़ी बेहतरीन चीज़ें सीखने को मिली। कई सारी चीज़ें हमें समझ आई कि लाइफ के इस पर्सपेक्टिव को कैसे हमने देखना है। लोग चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लोग गुस्सा खुद बनाते हैं या गुस्सा अंदर से आता है। ऐसी कई सारी चीज़ें कि ट्रॉमा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, पास्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस पूरे नाइट में डिस्कस हुई। तो इसके बाद जो हमने एंड किया था लास्ट चैप्टर में कि पास्ट डजंट एग्जिस्ट, और जैसे यूथ बोल रहा था कि वो कंक्लूजन ये निकला था कि पिछले नाइट में कि यूथ जो है नाखुश खुद से रहना चाहता है। वो उसे लगता है कि वह नाखुश तो है, चलो वो बदलना चाहता है, पर उसको फ़िलासफ़र के साथ बात करके उसको पता लगता है कि फ़िलासफ़र के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो नाखुश इसलिए है क्योंकि वो नाखुश रहना उसने अपने लिए चूज़ किया है, यानी उसका ये गोल है। और उसके कई तरह के इम्प्लिकेशंस हो सकते कि उसने वो गोल क्यों बनाया है। उनमें से एक था कि अगर आप एक नया लाइफस्टाइल चूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, नए लोग हैं, नई थ्योरीज़ हैं, नया काम है, तो हर पैर पे एक एंग्जाइटी है। तो आप उसको एंग्जाइटी भी कह सकते हैं, उत्साह भी कह सकते हैं। अगर आप उसको डर की भावना से देखोगे तो एंग्जाइटी कह सकते हैं। अगर आप उसको करेज या साहस की भावना से देखोगे तो आप उसको उत्साह कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी में ही मज़ा है। वैसे देखें तो अनसर्टेनिटी लाइफ में क्या करती है, डीबग करती है, नॉट डीबग, बग करती है। हमें बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेस आउट करती है कि यार इतनी अनसर्टेनिटी है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं ना लाइफ में। रिलेशनशिप होगा, घर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। तो चलो ये तो हैं, ठीक है, कई बड़ी जेन्युइन होती हैं, बट इन नटशेल और इन जनरल हम कह सकते हैं कि जो अनसर्टेनिटीज हमें बग ही करती। पर उसका जो एक और नज़रिया देखे तो अनसर्टेनिटी इज़ समथिंग दैट कीप्स यू अलाइव। लाइक अगर आपको ये पता ही है कि कल क्या होगा, देन यू आर नॉट एक्चुअली लिविंग। आप जी नहीं रहे हो, आप में एक एक्साइटमेंट नहीं है कि कल तो पता ही है क्या होगा। अब कोई हमें सरप्राइज़ देता है तो हमें अच्छा क्यों लगता है, बिकॉज हमें पता नहीं था और एकदम से हमें अच्छा लगता है कि भाई कोई तो लेके आया। तो वो उस तरह की अनसर्टेनिटी हमें बड़ी पसंद आती है। पर लाइफ हार्ड है, और जब लाइफ हार्ड है तो वो अनप्रिडिक्टेबल है। जब अनप्रिडिक्टेबल है तो अनसर्टेनिटी है, यानी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो उस केस में हम अनसर्टेनिटी को कैसे देखें, तो उसको हमें इस तरह से एक नज़रिया बनाना पड़ेगा कि साहस का नज़रिया यानी करेज का नज़रिया बनाना पड़ेगा कि जो भी हो ये तो होना ही है, इस पे मेरा कंट्रोल तो है नहीं। तो मुझे एक साहस का नज़रिया लेके इस पे चलना है, ना कि मैं इसको सोच के एंग्शियस हूँ। तो इसको और बारीक वे से टच किया है इस चैप्टर में, जो कि अगला मतलब सेकंड नाइट में जो चैप्टर है, बहुत ही बारीकी से इसके कोर को यहाँ पे स्ट्राइक किया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है कि हम अनसर्टेनिटी से क्यों घबराते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे यहाँ पे ये पता लगता है कि जो यूथ है वो बदलना नहीं चाहता क्योंकि वो हैप्पी नहीं है ना, ये तो क्लियर हो गया था। हैप्पी नहीं है इसका मतलब वो अपने आप को पसंद नहीं करता। अगर हम खुश हैं दैट मीन्स वी लव आवर सेल्फ, बट इफ़ यू आर नॉट हैप्पी दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम खुद से नाखुश हैं और खुद को नापसंद करते हैं। तो यही जो टाइटल है जो बुक का, वो हम वहाँ पहुँच रहे हैं कि करेज टू बी डिसलाइक्ड। यानी हमें अपने आप में वो एक साहस डेवलप करना है कि हमें कोई नापसंद भी करे तो हमें उसके साथ कैसे चलना है। और इसी कोर को आगे बहुत अच्छे से टच किया है। तो मैं अब ज़्यादा आपको बोर ना करते हुए आगे चैप्टर की तरफ चलता हूँ।
तो शुरू करते हैं। द सेकेंड नाइट ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, यानी सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप समस्याएं हैं, यानी दो बंदों में जो उनके अंदरूनी, उनके भीतर जो होती हैं समस्याएं, उनके रिलेटेड है। तो पिछली बार उन्होंने, जो युवा है उसने वक्फा लिया था, यानी एक ब्रेक टाइम लिया था, जिसमें वो कहता था कि मैं अगर ज़्यादा सोचूंगा तो मेरा दिमाग फट जाएगा, तो मुझे 1 हफ्ता दो, मैं दोबारा आऊँगा। तो जो युवा था वो अपने वादे का बड़ा पक्का था। तो 1 वीक के बाद वो वापस फिलोसफर के पास आया और सच में उसने जाहिर किया कि उसको इतनी अर्ज हुई अंदर से, इतना उत्साह था कि वो 2-3 दिन में ही वापस आना चाहता था बात करने के लिए, उसको इतनी उत्सुकता थी। और उसने सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से सोची और उसके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए। शॉर्ट भाषा में, छोटे शब्दों में, टेलियोलॉजी वो चीज़ है जो किसी पर्पस को एट्रीब्यूट करती है, बल्कि ना वो कारण पे फोकस नहीं करती, बट वो गोल पे फोकस करती है, उसके पर्पस पे फोकस करती है। और अगर हम इटियोलॉजी की बात करें वो उल्टी है। तो यूथ के दिमाग में था कि जो ट्रॉमा है ना, जो ट्रॉमा का क्वेश्चन है कि वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत क्लियर है कि ट्रॉमा एग्जिस्ट करता है। लोग जो है बड़ी आसानी से भूतकाल को नहीं भूल सकते और वो कभी भी उससे फ्री भी नहीं हो सकते, ये यूथ के वर्ड से 1 हफ्ता सोचने के बाद भी। तो आज उस युवा ने सोचा कि मैं इस संघ की फिलॉसफर की थ्योरीज को निस्तो नाबूद कर दूंगा, निस्तो नाबूद मीन खारिज कर दूंगा, और आज ही के दिन सारे मामले में सेटल कर दूंगा, जो भी हमारी टॉक है। तो यहाँ से हम चैप्टर शुरू करते हैं। सेकेंड नाइट का फर्स्ट चैप्टर, वाई यू डिसलाइक योरसेल्फ, तुम खुद को नापसंद क्यों करते हो। तो यूथ बोलता है, पिछली बार के बाद मैंने अपने आप को समझाया, मैंने अपने आप को शांत किया, फोकस किया और सब चीज़ों को दोबारा से सोचा, और मेरे पास कहने को है कि मैं अभी भी आपकी थ्योरी से एग्री नहीं कर रहा। तो फिलोसफर बोलता है, ओह, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, और फिर वो बोलता है कि तुम्हें क्या चीज़ लगती है कि इसमें क्वेश्चनेबल है। तो यूथ बोलता है, एग्जाम्पल के लिए, उस दिन मैंने एडमिट किया कि मैं खुद को नापसंद करता हूँ। मैं कुछ भी मैं कर लूँ, मैं अपने आप में कुछ और नहीं देख पाया बस कमियों के, और मुझे ये, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं अपने आप को लाइक क्यों करूं, अपने आप को पसंद क्यों करूं, पर मैं फिर भी करना चाहता हूं। तुमने बताया कि हर चीज़ गोल से रिलेटेड है, बट यहाँ पे मेरा क्या गोल होगा। यहाँ पे मेरी क्या, यहाँ पे एडवांटेज है मेरे को, मैं खुद को अगर पसंद नहीं कर रहा तो इसके पीछे क्या छुपा हो सकता है, क्या मेरा लाभ है। और मेरे को ये सब करने से कोई एक चीज़ भी पॉजिटिव नहीं लग रही कि अगर मैं अपने आप को पसंद ना करूँ तो मेरी लाइफ में ये चीज़ अच्छी होगी। तो फिलोसफर बोलता है, आई सी, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास कमियां ही कमियां हैं। कोई भी फैक्ट हो, मैटर ये करता है कि तुम फील कैसे करते हो। दूसरे शब्दों में कह दूं तो तुम्हारी जो सेल्फ एस्टीम है वह बहुत लो है, बहुत कम है। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, प्रश्न ये आता है कि तुम ऐसा फील क्यों करते हो, तुम इतना दुखी फील क्यों करते हो, तुम अपने आप को ऐसे क्यों देखते हो, इतने कम सेल्फ एस्टीम से क्यों देखते हो। तो यूथ वहाँ पे बोलता है, ये फैक्ट है कि मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं है। तो फिलोसफर बोलता है, तुम गलत हो, तुम सिर्फ अपनी कमियों को नोटिस में लेके आते हो क्योंकि तुमने ये बना लिया है मन कि तुम अपने आप को पसंद नहीं करोगे। और अगर तुम अपने आप को पसंद नहीं करोगे तो तुम कभी भी अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं देख पाओगे और सिर्फ तुम अपनी कमियों पे फोकस करोगे।
पहले तो इस बात को समझो। तो यूथ बोला, मैंने अपने आप को नापसंद करना अपने आप को समझा लिया है, क्वेश्चन मार्क। तो फिलोसोफर बोलता है, सही, तुम्हारे लिए अपने आप को नापसंद करना एक तरह की प्रॉपर्टी बन गई है। और यूथ बोलता है, क्यों, किस लिए? तो फिलोसोफर बोलता है कि तुम्हें शायद ये चीज़ खुद सोचनी चाहिए। चलो तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास किस तरह की शॉर्ट कमिंग्स है, किस तरह की कमियां हैं जो तुम सोचते हो। तो यूथ बोलता है कि मैंने ये पहले से ही नोटिस किया हुआ है। सबसे पहले मेरी पर्सनालिटी, मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बहुत निराशावादी हूँ, हर चीज़ को मैं निराशा की नज़र से देखता हूँ, और शायद मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हूँ। मेरे को इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, और मैं इस तरह की ज़िंदगी जीता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि लोग मेरे पे एतबार नहीं करते, लोग मेरे पे विश्वास नहीं करते। तो इसलिए मैं कभी भी नेचुरली एक्ट नहीं कर पाता। जब भी मैं कुछ बोलता हूँ या करता हूँ, कोई ना कोई थियोरेटिकल वहाँ पे चीज़ होती है, कोई ना कोई ड्रामा, कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होता है, और मुझे लगता है कि अगर मैं बोल दूंगा तो कोई ड्रामा छोटा मोटा क्रिएट हो जाएगा। और ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। ये सिर्फ मेरे पर्सनैलिटी के बारे में नहीं है, ये मेरे शक्ल के बारे में भी है और मेरी शरीर के बारे में भी है। तो यहाँ पे जो युवा अपनी सारी कमियां बताता है कि वो ये सोचता है, ठीक है, वो पैसिमिस्टिक है, और उसको अपनी बॉडी भी पसंद नहीं है, फेस भी पसंद नहीं है, और उसको लोगों में बात करने में भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। उसको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो वो मतलब मज़े का पात्र बन जाएगा लोगों के लिए। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप अपने आप में झांके तो हर एक में ही मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ इसके एलिमेंट्स होंगे। तो किसी को लोगों में बात करना किसी के लिए मुश्किल होता है, किसी को ऐसा लगता है कि मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, किसी को लगता है मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, तो आप रिलेट जो है कर सकते हैं। तो आगे दार्शनिक कहता है कि जब तुम अपनी शॉर्ट कमिंग्स के बारे में बोल रहे हो, उनको लिस्ट कर रहे हो, तुम किस तरह के मूड में अपने आप को ले जाते हो? तो युवा बोलता है, ये बहुत बुरा है, बहुत ही बुरे मूड में मैं ले जाता हूँ, प्राकृतिक रूप से चल जाता है। अब ये भी मैं श्योर हूँ कि कोई भी इंसान मेरे जैसे बंदे के साथ इन्वॉल्व होना नहीं चाहेगा जो इतना दुखी है, और अगर कोई और भी दुखी होगा तो मैं भी उससे दूरियां बना के ही रखूँगा। तो फिलोसोफर बोलता है, आई सी, तो इसका मतलब ये सब कुछ सेटल हो गया, जो तुमने कहा वो सेटल कर दी उसने बात। तो यूथ बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तो दार्शनिक यहाँ पे बोलता है कि ये चीज़ समझना तुम्हें तुम्हारी एग्जाम्पल से मुश्किल होगा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ और बताता हूँ। तो मैं इस स्टडी को अपनी सिंपल काउंसलिंग सेशन के लिए यूज़ करता हूँ। तो कुछ सालों की बात है, मेरे यहाँ एक फीमेल स्टूडेंट आती थी। वो वहीं पे बैठती थी जहाँ पे तुम बैठे हो सेम चेयर में, और उसका कंसर्न था फियर ऑफ ब्लशिंग। ब्लशिंग इज़ लाइक गाल लाल हो जाते हैं ना, शर्मा जाना है ना। हाँ, तो उसका जो कंसर्न था, उसका जो मसला था वो था फियर ऑफ ब्लशिंग। उसको डर था ब्लश ना वो कर जाए, और उसने बोला कि वो हमेशा ही रेड हो जाती थी जब भी वो, मतलब उसके गाल, ना कि वो वो जब भी पब्लिक में जाती थी तो उसके जो गाल हैं वो रेड हो जाते थे, मतलब पीपल कॉन्शियस हो जाती थी वो, और वो कुछ भी कर सकती थी इस चीज़ से बचने के लिए। मैंने उसको पूछा, अगर तुम इसको क्योर कर पाओ तो तुम क्या करोगी? तो उसने कहा, अगर ये क्योर हो जाता है तो एक आदमी है जिसको वो चाहती है, उसके लिए उसके पास सीक्रेटली फीलिंग है उस आदमी के लिए, बट वो बोलना नहीं चाहती उसके सामने इस चीज़ को।
जब वो ब्लशिंग उसकी क्योर हो जाए, जो प्रॉब्लम है, मसला है ब्लशिंग का, वो क्योर हो जाए, तो वो अपनी सारी इच्छा उसके सामने प्रकट कर देगी। तो यूथ बोलता है हाँ ठीक है। ये ऐसा लग रहा है जैसे मतलब किसी भी फीमेल स्टूडेंट का टिपिकल इशू है जिसके लिए वो काउंसलिंग लेने आती है। सो अगर उसने अपनी इच्छा जाहिर करनी है उसके लिए, तो पहले उसको ये ब्लशिंग की प्रॉब्लम को क्योर करना होगा। तो दार्शनिक बोलता है यहाँ पे, पर क्या यही होल केस है कि यही सारा मामला है? मेरा एक अलग ओपिनियन है। उसको वो इस फियर ऑफ ब्लशिंग में गई ही क्यों? उसको इस चीज़ से डर लगने ही क्यों लगा? और क्यों चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं हुई? इसलिए क्योंकि वो इस सिम्टम को चाहती थी, वो इस ब्लशिंग के सिम्टम को चाहती थी खुद से। ये उसी तरह से है जैसे यूथ जो है वो कहता है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, बट वो अंदर से खुद ही खुश रहने नहीं चाहता। यहाँ भी यही है कि वो फियर ऑफ ब्लशिंग को हटाना चाहती है, बट अंदर से वो खुद ही इसको बरकरार रखना चाहती है। तो यूथ बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, वही तो तुम्हारे पास आई कि मुझे क्योर चाहिए। तो फिलोसफर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि सबसे डरावनी चीज़ उसके लिए क्या होगी, जो वो चाहती है कि मतलब हर चीज़ हो जाए पर ये चीज़ ना हो, ये चीज़ से वो भाग जाएगी जब भी होगी। तो वो है कि वो आदमी जो उसको रिजेक्ट कर सकता है। अगर उसने अपनी फीलिंग्स वहाँ पे प्रकट की तो हो सकता है कि वो आदमी उसको रिजेक्ट कर दे। तो ये फैक्ट कि उसका जो प्यार है, जो उसने अभी तक बताया नहीं है, वो हर चीज़ उसके लिए नेगेटिव कर देगा। और वो किस चीज़ को स्ट्राइक करेगा? उसकी आई को। आई मतलब मैं को। और जब भी हम या कोई भी रिलेशनशिप में जैसे कोई ना कर देता है, तो हमारी जो आई है, जो ईगो है, वो हिल जाती है। हम अपनी वेरी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क करने लगते हैं कि जैसे उसने हमारे अस्तित्व को ही नज़रअंदाज कर दिया सिर्फ इस एक बंदे ने, और हमें लगता है कि हम कुछ है ही नहीं, और पूरी दुनिया का पर्सपेक्टिव वहाँ भाड़ में चल जाता है, और एक बंदे के पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम उस जीवन को जीने लगते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। और ये जो एस्पेक्ट है ये बहुत डीपली प्रेजेंट होता है एडोलेसेंस के प्यार में, जब वो पूरा नहीं होता प्यार। आपने देखा ही होगा, हर किसी ने ये महसूस किया ही होता है, 2-4 दिन या हफ्तों के लिए, महीनों के लिए। तो ऐसा नहीं करना है। अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है, इसका मतलब उसके साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं है, और आपके लिए दुनिया उतनी ही खुली है, उतनी ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। कोई एक बंदा आपको मना करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ख़त्म हो गए हैं, आपकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई है। दुनिया भरी पड़ी है, कोई आपके तलाश में ज़रूर कहीं ना कहीं बैठा है। तो ये फिल्मी डायलॉग हो गया शाहरुख खान वाला। खैर, हाँ, तो मैं कह रहा था, दिस एस्पेक्ट इज़ डीपली प्रेजेंट इन एडोलेसेंस अनरिक्वाइटेड लव। तो ये जो एस्पेक्ट है ये गहराई में रचा होता है एडोलेसेंस, यानी जो हमारे टीनेजर्स, जब भी हमारे जवानी हिट करती है लोगों को, और उसमें जो मुकम्मल प्यार नहीं होता, उस तरह के लोगों में ये जो भाव है वो डीपली रहता है। तो जब तक उसके पास ये डर है ब्लशिंग का, वो ये सोच सकती है, उसके पास एक जरिया है सोचने का, एक एस्केप प्लान है कि मैं उसके साथ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पास ये डर है ब्लशिंग का। और इट कुड एंड विदाउट हर एवर वर्किंग अप द करेज टू कन्फेस हर फीलिंग टू हिम। पर और ये समाप्त हो सकता है, let me read it once more. It could end without her ever working up the courage to confess her feeling to him. तो ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसको वो पहले जाके कन्फेस करे, इच्छा जताए, फिर ही ये डर ख़त्म होगा। ये पहले भी डर ख़त्म हो सकता है, और वो अपने आप को कन्विंस कर सकती है कि भाई वो उसको रिजेक्ट कर ही देगा, चाहे ब्लशिंग का डर हो या ना हो, दोनों केस में वो हो सकता है। और वो इस पॉसिबिलिटी के साथ भी
इस पॉसिबिलिटी के साथ रह सकती है, इफ़ ओनली माई फियर ऑफ ब्लशिंग हैड गॉटन बेटर आई कुड हैव, कि अगर मेरा जो डर है ब्लशिंग का अगर वो बेहतर हो जाता तो मैं ये कर सकती। मतलब उसके माइंड में एक कह लो इंटरनल लूप फंसा हुआ है इस चीज़ का। जैसे हम पहले भी वो बात कर रहे थे ना, एक लेखक की जो लिखना चाहता है पर वो लिख नहीं पा रहा, क्योंकि वो हमेशा एक पॉसिबिलिटी छोड़ना चाह रहा है कि मैं अगर कोशिश करूँ तो मैं इससे बेटर लिख सकता हूँ। तो इस केस में वो लड़की का दिमाग भी, वो लड़की खुद नहीं कर रही है ऐसा, पर उसका जो माइंड है वो उसको एक रीज़न हमेशा दे रहा है कि वो ये फेस नहीं कर पा रही कि अगर वो रिजेक्ट कर देगा तो क्या होगा। उसके लिए उसने एक और ड्रामा जो है बुन के रखा हुआ है अपने माइंड में, और वो है कि फियर ऑफ ब्लशिंग। तो यूथ बोलता है कि उसने फियर ऑफ ब्लशिंग को फैब्रिकेट किया है एक एक्सक्यूज़ के तरीके से, जो कि उसकी इनएबिलिटी है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। और यहाँ पे बड़ा अच्छा बोल रहा है कि वो एक तरीके से उसको इंश्योरेंस की तरह यूज़ कर रही है अगर वो उसको रिजेक्ट कर दे, कि चलो अगर रिजेक्ट कर दिया तो मैं ब्लेम तो डाल सकती हूँ किसी पे कि नहीं ये तो फियर ऑफ ब्लशिंग था, मैं पूरी कॉन्फिडेंट नहीं थी, ब्ला ब्ला ब्ला। बट एक्चुअल में वो यहाँ पे अगर ये एक्सेप्ट करे कि भाई हो गया तो हो गया, अब उसको पसंद नहीं तो नहीं है, क्या ही कर सकते हैं, तो उसको ब्लेम गेम डालने से अच्छा है कि आगे लॉजिकली बढ़े। बट उसका दिमाग कुछ इस तरह की चीज़ें बुन रहा है। तो फिलोसफर बोलता है हाँ तुम इस तरीके से भी इसको बोल सकते हो। तो यूथ आगे बोलता है कि ये एक बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन है, बहुत अच्छी व्याख्या है, पर ये अगर सच में केस होता तो कोई तो रास्ता होता कि जो उसकी हेल्प कर पाता। वो उसको साइमल्टेनियसली चाहिए, एक डर की, ब्लशिंग का डर उसको साइमल्टेनियसली चाहिए, और वो दुखी भी उसी बात से है। सो इसका मतलब उसके जो दुख हैं, उसकी जो मुश्किलें हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो फिलॉसफर आगे बोलता है यही है जो मैंने उसको कहा कि फियर ऑफ ब्लशिंग तो बड़ा आसान है उसका इलाज। और उसने बोला रियली, सचमुच। अब एक तरीके से फिलॉसफर और उस लड़की की बातचीत है वो बता रहे हैं। तो फिलॉसफर ने बोला कि उसको बोला कि फियर ऑफ ब्लशिंग तो क्योर किया जा सकता है, पर उस लड़की ने बोला सच में। तो फिलॉसफर आगे बोलता है कि मैं इसको क्योर नहीं करूँगा। तो लड़की बोलती है क्यों? तो मैंने बोला तो ये बहुत अच्छा है कि आपका जो फियर ऑफ ब्लशिंग है उसके कारण से तुम ये एक्सेप्ट कर सकती हो अपने लिए डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, अगर आपको फियर ऑफ ब्लशिंग है, तुम्हें एक इनपुट आ रही है कि यार फियर ऑफ ब्लशिंग है और मैं अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और उसी के साथ साथ तुम जो अपने इर्द गिर्द संसार है उससे भी डिससेटिस्फैक्शन महसूस कर सकती हो। और तुम्हारी फियर ऑफ ब्लशिंग के लिए एक और धन्यवाद है कि इसके कारण ही तुम्हें ये फीलिंग्स जो है आई हैं अपने साथ खुश ना रहने की। तो वो आगे बोलता है तो और क्या कर सकते हैं, वो लड़की कहती है और क्या कर सकते हैं। तो आगे फिलॉसफर बोलता है अगर मैंने इसको क्योर कर दिया तो और तुम्हारी सिचुएशन में कोई भी चेंज नहीं आया तो तुम क्या करोगी? और फिर तुम क्या करोगी? तुम मेरे पास आओगी और तुम कहोगी कि मेरे को वो फियर ऑफ ब्लशिंग वापस दे दो, और ये मेरी एबिलिटी से बाहर होगा। तो यहाँ पे बड़ा ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे फिलॉसफर ट्रिगर कर रहा है कि अगर वो क्योर भी कर दे फियर ऑफ ब्लशिंग को, और उसने देखा कि यार फियर ऑफ ब्लशिंग तो गया पर अभी भी ज़िंदगी में कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो वो लगेगी कि वही अच्छा था, क्योंकि कुछ चेंज होने से तो और ही चीज़ें बढ़ी ना, तो पहले वाला ही अच्छा था। तो यूथ बोलता है तो फिलॉसफर बोलता है कि उसकी जो कहानी है वो जैसे आमतौर पे होती है वैसी नहीं है। जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं उनकी लाइफ में क्या होता है कि अगर मैं एग्ज़ाम पास कर जाऊंगा तो मेरी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त होगी। जो कंपनी के वर्कर हैं वो सोचते हैं कि अगर मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा कहीं नई जगह में तो बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी।
पर अगर ये सारी इच्छाएं भी मुकम्मल हो जाएं, क्या फिर भी कुछ सिचुएशन चेंज होती है? नहीं। तो यूथ बोलता है हाँ बिल्कुल सही, ऐसा होता नहीं है। मन में हम बहुत सोचते हैं कि यहाँ जाके ज़िंदगी आसान होगी है। तो दार्शनिक बोलता है जब एक क्लाइंट मेरे पास आया और उसने रिक्वेस्ट की फियर ऑफ ब्लशिंग से क्योर की, तो मुझे उसके सिम्टम्स नहीं क्योर करने चाहिए। सिम्टम्स ये हैं कि उसको फियर ऑफ ब्लशिंग है। तो जो रिकवरी है, अगर मैं सिम्टम क्योर करता हूँ तो रिकवरी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। सो एडलरियन साइकोलॉजी के हिसाब से, दैट इज़ द एडलरियन साइकोलॉजी वे ऑफ थिंकिंग अबाउट। हाँ, तो एडलरियन जो मैंने ऊपर कहा, ये एडलरियन साइकोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल सही बैठता है। तो यूथ आगे बोलता है तो तुम क्या करोगे? तो तुम उसको पूछोगे भाई तुम्हें क्या चीज़ दिक्कत दे रही है, और फिर तुम उसको ऐसे ही छोड़ दोगे? तो दार्शनिक बोलता है उसके पास, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और वो बहुत ही ज़्यादा डर में है कि अगर वो उसको बताए अपनी फीलिंग्स तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर ये होगा तो उसको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसका हिट होगा और वो दुखी हो जाएगी। इसलिए उसने ये सिम्टम ऑफ फियर ऑफ ब्लशिंग डेवलप किया अपने अंदर। तो सबसे पहला जो काम उस बंदे को, उस लड़की को करना चाहिए, सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करना चाहिए अपने आप को, और रिगार्डलेस ऑफ आउटकम, यानी इस पे डिपेंड नहीं करता कि आउटकम क्या होगी, उसे एक साहस का स्टेप आगे लेना चाहिए, एक करेजफुली स्टेप जो है आगे लेना चाहिए। तो एडलरियन साइकोलॉजी में इस तरह की अप्रोच को एनकरेजमेंट बोलते हैं। तो यूथ बोलता है एनकरेजमेंट। तो फिलोसफर आगे बोलता है हाँ, मैं इसको सिस्टमेटिकली समझाऊंगा, तरीके से समझाऊंगा कि जैसे हमारी जो डिस्कशन है वो थोड़ी आगे बढ़ेगी, मैं इस चीज़ को समझाऊंगा। तो अब अभी हम वहाँ पे नहीं पहुँचे। तो यूथ बोलता है ठीक है, ये मेरे लिए काम करेगा, पर इन द मीन टाइम, पर अब मैं इस वर्ड जो एनकरेजमेंट है इसको अपने मन में रखूँगा। सो आगे उसके साथ क्या हुआ, लड़की के साथ? तो फिलोसफर बोलता है अपरेंटली कि वो उसने किसी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को ज्वाइन कर लिया, और उस बंदे के साथ वो टाइम स्पेंड करने लगी। और एक समय ऐसा आया कि उस बंदे ने ही उस लड़की के लिए अपनी फीलिंग्स बता दी, और वो रिलेशनशिप में आ गए। और उसके बाद वो लड़की कभी भी मेरे पास नहीं आई, और मुझे नहीं पता कि उसके फियर ऑफ ब्लशिंग था उसका क्या हुआ। शायद उसको उसकी अभी ज़रूरत ही नहीं थी। तो वो जो उसने करेज का स्टेप दिखाया, जो उसने ज्वाइन किया ग्रुप ऑफ फ्रेंड और टाइम स्पेंड किया बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, शायद वो काम कर गया। तो यूथ वहाँ पे बोलता है कि क्लियरली उसको अब उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो फिलोसफर बोलता है दैट्स राइट। अब इस स्टूडेंट की स्टोरी जो है दिमाग में रखो, और तुम अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचो। तुम्हें लगता है, तुमने कहा कि अभी वर्तमान में तुम सिर्फ अपनी कमियों पे फोकस करते हो, और ये अनलाइकली है, ये कभी हो नहीं सकता कि तुम अपने आप को पसंद करोगे। और तब तुमने कहा कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो मेरी तरीके के बंदे के साथ इन्वॉल्व होना चाहेगा, बातचीत करना चाहेगा। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब समझ है। तो तुम अपने आप को नापसंद क्यों करते हो? तुम अपनी नाकामियों पर ही फोकस क्यों करते हो? और तुमने क्यों अपने आप में ये मान लिया है कि अपने आप को पसंद करना ही नहीं है? इसका एक ही कारण है कि तुम बहुत ज़्यादा डरे हुए हो इस चीज़ से कि लोग तुम्हें नापसंद करेंगे, और तुम जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में
जाओगे जब, या होते ही हैं हम, उसमें तुम हर्ट हो जाओगे। तो यूथ बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तुम्हारा इससे क्या तात्पर्य है। तो फिलोसोफर बोलता है जिस तरह जो युवती थी उसमें ये फियर ऑफ ब्लशिंग था, जिसको ये डर था कि वो किसी आदमी से रिजेक्ट हो जाएगी, और तुम में ये डर है कि तुम लोगों के द्वारा रिजेक्ट हो जाओगे, लोगों की तरह निगेट हो जाओगे। तो तुम्हें डर है कि तुम्हें रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, और जिसके कारण तुम में डीप गहरे मेंटल वुंड्स जन्म लेंगे। तो तुम्हें लगता है कि इस तरह की सिचुएशन में उलझने के बजाय ये सबसे अच्छा होगा कि तुम किसी के साथ रिलेशनशिप ही ना रखो सबसे पहले। और दूसरी भाषा में तुम्हारा जो गोल है वो है कि तुम किसी रिलेशनशिप में जाओ ही ना, ताकि तुम हर्ट ही ना हो सको। तो यूथ बोलता है हाँ। तो फिलोसोफर आगे बोलता है अब उस गोल को रियलाइज कैसे किया जाए। तो उत्तर है बड़ा आसान है। अपनी शॉर्टकमिंग्स को ढूंढो, उनको नापसंद करो, और कोई ऐसा बंदा बनो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जाता ही नहीं है। तो ये गोल की बात कर रहा है यहाँ पे, क्योर की बात नहीं कर रहा कि उस युवा का गोल क्या है। तो युवा का गोल है बड़ा आसान फिलोसोफर के हिसाब से कि भाई ऐसी सिचुएशन से बचना है, सीधा अपने आप में कोई कमी ढूंढो, अपने आप को नापसंद करना शुरू करो, और इससे क्या होगा, तुम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से दूर रहोगे और तुम बचे रहोगे। तो एक तरीके से अपने आप में ना अपने ऊपर एक शेल ओढ़ लेना। तो इस तरीके से तुम अपने आप को एक शेल में ओढ़ लोगे, और जब भी तुम्हें किसी के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, और अगर होगी भी तो तुम्हारे पास हमेशा एक जस्टिफिकेशन होगी, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होगी तुम्हारे पास। और जैसे कि कोई ना कोई नाकामी है तुम में, और अगर ये चीज़ नहीं होता, अगर ये चीज़ उल्टी होती तो तुम्हें लोग बहुत प्यार भी करते। तो यूथ हंसता है कि तुमने मुझे बहुत बुरी सिचुएशन में अभी जकड़ लिया है। तो फिलोसोफर बोलता है तुम भागो मत, तुम वैसे रहो जैसी तुम्हारी नाकामियां हैं वैसे ही रहो। ये एक बड़ा अनमोल प्रॉपर्टी है तुम्हारी, और दूसरी भाषा में ये तुम्हारे लिए एक तरीके का बेनिफिट है। तो इसको और समझते हैं। तो यूथ बोलता है ये सुन के मुझे दुख लगा, ये कितना बुरा है कि ये सच है कि मैं डर रहा हूँ, और मैं किसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जाके दुखी भी नहीं होना चाहता, और मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई मैं कौन हूँ उस पर कोई उंगली उठाए। ये सब बहुत मुश्किल है एडमिट करने के लिए, पर ये सही है। तो फिलोसोफर बोलता है एडमिटिंग इज़ अ गुड एटीट्यूड, मतलब तुम जो एडमिट कर रहे हो अच्छा स्वभाव है, पर भूलो मत ये कभी नहीं हो सकता कि तुम किसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जाओ और तुम कभी हर्ट मत ना हो। जब भी तुम किसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जाओगे, तुम ये रोका ही नहीं जा सकता, तुम चाहे थोड़े लेवल पे चाहे बड़े लेवल पे, कहीं ना कहीं तुम हर्ट जो है ज़रूर होगे, और तुम किसी और को भी हर्ट ज़रूर करोगे। एडलर ने यहाँ कहा था अपनी प्रॉब्लम से अगर छुटकारा चाहते हो तो तुम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो कि तुम पूरी दुनिया में सिर्फ अकेले रहो, बट ऐसी चीज़ हो नहीं सकती। तो यहाँ पे पहला चैप्टर ख़त्म होता है। तो मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ करता हूँ, फिर हम चैप्टर 2 पे जाते हैं। कि ये सारे जो डायलॉग थे उनमें हमें ये पता लगा कि उस लड़की
मतलब जो भी हम करना चाहते हैं ना, हमें लगता है कि हम करना तो चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड ने एक शेल बना के रखा हुआ है जो हमें खुद नहीं पता लगता कि भाई वो हमें ही खुद को रोक रहा है आगे बढ़ने से। वो रेडी नहीं है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। जैसे अब यूथ की ही बात है, उसको डर लगता है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, जो भी इंटरप्रिटेशन थी, जो भी व्याख्या, मतलब जो डीप निचोड़ निकल के आया बाद में, कि उसको लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूं, पहले तो जो डेवलप हो गया बचपन से जैसे बंदे का कि हाँ उसको मुश्किल होती है बात करने में लोगों से, पर वो अभी भी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो कैरी ऑन फॉरवर्ड कर रहा है। मतलब उसने एक शेल बना लिया हुआ है अपने लिए और वो रेडी नहीं है क्रिटिसिज्म सहने को, क्योंकि उसको लगता है कि अगर उस क्रिटिसिज्म होगा तो वो जो मेंटल वूंड्स है वो उसको सहार नहीं पाएगा। तो वो करेज वो अपनी मिस कर दिया है, और उस करेज को मिस करने के चक्कर में वो एक शेल बना के अपने दिमाग में रखा हुआ है कि मेरे में ये कमियां हैं, मेरे साथ ये पहले ऐसे हुआ, मेरे पास में ऐसा हुआ, तो मैं जस्टिफाइड हूँ कि ठीक है मैं जैसा हूँ ठीक है, अगर मैं नहीं बात कर पा रहा तो इट्स ओके। पर वो नाखुश भी है अपने आप से इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बावजूद भी। तो फिलॉसफर के हिसाब से उसको इस फियर से बेसिकली लड़ना है कि अगर लोग उसको नापसंद करेंगे तो उससे कैसे उसने मुकाबला करना है। और जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात कर रहा है वो, कि जब भी दो बंदे कनेक्टेड हैं आपस में, ऑब्वियसली एक बंदा ए है एक बंदा बी है, उनके अलग विचार है, 100% वो राइम इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। जब भी हैं तो कहीं ना कहीं आर्गुमेंट होंगे, कोई एक दोनों में से हर्ट होगा, उससे एस्केप नहीं किया जा सकता, ये एक बड़ी नेचुरल चीज़ है। तो ये तभी हो सकता है अगर इस दुनिया में सिर्फ हम ही जिए, अकेले ही हों एडलर के हिसाब से। पर ये तो सीन है नहीं। अगर ये सीन नहीं है, इसका मतलब हमें इस तरह के माहौल को कैसे डील करना है ऐसा अपने आप को बनाना चाहिए कि लोगों की ओपिनियन को भी हमें नापसंद, अगर वो हमें नापसंद करते हैं, लोगों की ओपिनियन ऐसी है, तो हमें उसको सुन लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे अगला जो चैप्टर है वो है ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। जो सारी की सारी समस्याएं हैं वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की समस्याएं हैं। तो यूथ आगे कंटिन्यू करता है कि रुको, अगर हम किसी प्रॉब्लम से छुटकारा चाहते हैं तो हम क्या करें, सिर्फ अकेले रहना शुरू कर दें? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? अगर हम अकेले रहें तो ऐसा नहीं होगा कि हम बहुत लोनली हो जाएंगे? तो बहुत ही सही वाजिब सवाल है, सीधा स्पष्ट रूप से हमारे दिमाग में आता है। तो दार्शनिक कहता है कि अकेला होना, ये बड़ी मतलब बढ़िया लाइन है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। बीइंग अलोन इज नॉट व्हाट मेक्स यू फील लोनली। यानी जब आप अकेले रहते हो, वो एक ऐसा मोमेंट नहीं है कि जब आप लोनली फील करते हो। दोनों शब्दों का खेल है, ठीक है। अकेला, अब लोनली क्या है? अकेलापन। अकेलापन दोनों तरीके से हो सकता है, अकेलापन, खालीपन, ठीक है। अकेलापन अच्छा भी हो सकता है, अकेलापन बुरा भी हो सकता है। तो जो अकेला रहना है वो ये नहीं डिसाइड करता कि तुम अकेला महसूस करोगे। तो लोनलीनेस is having other people and society and community around you and having a deep sense of being excluded from them. लोनलीनेस का मतलब है, जो अकेलेपन का मतलब है, कि तुम्हारे इर्द गिर्द लोग, सोसाइटी या कम्युनिटी है, बट फिर भी तुम उनसे एक्सक्लूडेड फील करते हो, उनसे तुम जुड़े हुए नहीं फील करते हो। तो अकेला महसूस होने के लिए भी हमें दूसरे लोगों की ज़रूरत है। कितना अच्छा मतलब बताया हुआ है कि ये तभी हो सकता है जब दैट इज़ टू से, मतलब ये कहने की बात है कि सोशल कंटेक्स्ट में जो आदमी है वो इंडिविजुअल बन जाता है। मतलब इंडिविजुअल भी एक तरीके से अकेला है। सो यूथ बोलता है, अगर तुम सच में अकेले हो
और तुम यूनिवर्स में सिर्फ अकेले ही हो, तो तुम ये इंडिविजुअल जो है वो फील नहीं करोगे और इसलिए तुम अकेलापन भी महसूस नहीं करोगे। तो यहाँ पे ना कई इंग्लिश के कई सारे वर्ड्स हैं, अलोन, लोनली, इंडिविजुअल। तो सबका जो घूम फिर के मतलब अकेलापन ही है, बट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे। ये हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर आप सच में अकेले हैं और इस दुनिया में अकेले हैं और फिर आप इंडिविजुअल नहीं फील करोगे और आप लोनली भी नहीं फील करोगे। उसका बड़ा सीधा सा मतलब है, क्योंकि लोनली इंसान तब फील करता है जब उसके इर्द गिर्द लोग हो और उनसे वो एक्सक्लूडेड, अलग महसूस करता है। अगर वो है ही अकेला तो लोनलीनेस का मतलब ही क्या है। तो फिलोसफर बोलता है यही जो कंसेप्ट है लोनलीनेस का, अकेलेपन का, वो वहाँ पे पैदा ही नहीं होगा अगर ऐसी दुनिया हो तो। क्योंकि तुम्हें लैंग्वेज नहीं चाहिए होगी, तुम्हें लॉजिक नहीं चाहिए होगा, तुम्हें कॉमन सेंस भी नहीं चाहिए होगा। पर ऐसी चीज़ इम्पॉसिबल है। अगर तुम किसी ऐसे आइलैंड में पैदा होते हो या चले जाते हो जिसमें कोई इंसान नहीं है, तो तुम्हारे मन में एक चाहत रहेगी कि उस सागर के पार कोई है मेरे जैसा। और तुम अकेले जो रातें गुजारोगे और तुम्हारे जो कान हैं हमेशा किसी की सांस लेने की आवाज़ को सुनने में हमेशा उत्सुक रहेंगे। तो जितनी देर कोई बाहर है तुम अकेलेपन से हॉन्ट होते रहोगे। अकेलापन तुम्हें खाता रहेगा, डिस्टर्ब करता रहेगा। तो यूथ यहाँ पे बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ को रिफ्रेश कर सकते हो, कि इस चीज़ को ऐसे रिफ्रेश कर सकते हैं कि अगर अगर यूनिवर्स में अकेला ही रहे तो उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो फिलोसफर बोलता है इन थ्योरी यस, पर एडलर इसको और अच्छे तरीके से बोलता है। एडलर बोलता है कि ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम। सो यूथ बोलता है क्या तुम दोबारा बोल सकते हो? तो फिलोसफर बोलता है हम इसको जितनी मर्जी बार इसको रिपीट कर सकते हैं। ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एक कंसेप्ट है जो एडलरियन साइकोलॉजी के जड़ में बसा है। ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। अगर सारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इस दुनिया से चली जाएं, जिसका मतलब है हम अकेले रह जाए यूनिवर्स में और सारे लोग चले जाएं, ख़त्म हो जाएं, तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो यूथ बोलता है दैट्स ए लाई, ये झूठ है, ये जस्ट एक एकेडमिक बातें हैं, कुछ प्रैक्टिकल बातें नहीं हैं। तो फिलोसफर बोलता है बिल्कुल सही, हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बिना रह ही नहीं सकते। जो ह्यूमन है अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके एसेंस में छुपा हुआ है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। लिविंग कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम अदर इज इन प्रिंसिपल इम्पॉसिबल, यानी किसी और के बिना रहना इन प्रिंसिपल बिल्कुल असंभव है। जैसे तुम बता रहे हो इफ़ वन कुड लिव ऑल अलोन इन द यूनिवर्स इज़ अनसाउंड, कि अगर हम ऐसा सोचें कि पूरी दुनिया में हम सिर्फ अकेले ही रहें तो ये बड़ी बेतुकी बात लगती है। तो आगे युवा बोलता है कि ये इशू नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सच में हो सकती है प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी, ये मैं एक्नॉलेज करता हूँ। पर अगर आप ये कहें कि सब कुछ ही इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के कारण होता है तो ये एक बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन है कि आप सब कुछ एक ही बात पे बोल रहे हो। तो क्या अगर हम कहें कि कोई भी प्रॉब्लम है हमारी ज़िंदगी में, जैसे कोई बंदा अपने आप से दुखी होता है या किसी के द्वारा दुखी हो जाता है, कि सब चीज़ को हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से कनेक्ट कर दें? और फिलोसफर बोलता है ऐसी कोई चीज़ नहीं है
ऐसी कोई चिंता नहीं है जो इंडिविजुअल से डिफाइन हम कर सकते हैं। तो यूथ का कहना है कि अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे कुछ सोचें, कोई चिंता हमें हो रही है, क्या उसका भी कोई कनेक्शन है उससे? तो फिलोसफर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इंडिविजुअल लेवल पे हमें कभी कोई तकलीफ जो है, चिंता नहीं होती, या हम कह सकते हैं कि जो इंटरनल वरी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो जब भी कोई चिंता आती है तो उसके जो परछाई में, उसकी जो छाया में हमेशा कोई दूसरे लोग प्रेजेंट होते हैं, कोई ना कोई और वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यूथ बोलता है पर फिर भी तुम फिलोसफर हो, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत बड़ी हैं, जैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से तो बहुत बड़ी हैं, जैसे खुशी क्या है, आज़ादी क्या है, ज़िंदगी का मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें, ये जब से एंशिएंट ग्रीक्स ने शुरू किया है ये सब इन्वेस्टिगेट करना, तब से चली आ रही हैं। और तुम कह रहे हो कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ही सब कुछ है। तो ये बड़ा ना मेरे को मामूली लगती है। तो ये बड़ा मुश्किल है बिलीव करना कि फिलोसफर ऐसे कह सकता है। तो यूथ को लगता है कि दुनिया में इंडिविजुअल लेवल की देखो कितनी मुश्किलें हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ज़िंदगी क्या है, आज़ादी क्या है, ज़िंदगी का पर्पस क्या है, ये सारे इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं हमारे। मरने के बाद क्या होगा, भगवान है नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चंस उसको लगता है कि ये पर्सनल रिलेशनशिप से थोड़ी जुड़े हुए हैं। तो वो उसको लगता है कि ये जो फिलोसफर है ये कैसे मामूली सी बात कर रहा है, और उसको हैरानी हुई कि एक दार्शनिक भी ऐसी बात कर सकता है। तो फिलोसफर बोलता है इसका मतलब है कि मुझे और अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। तो यूथ बोलता है हाँ कृपया कीजिए। अगर आप कहेंगे कि आप एक फ़िलासफ़र हैं तो आपको चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करनी ही पड़ेंगी, और अदरवाइज़ ये कोई सेंस नहीं बयां करती। तो फिलोसफर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा डरे हुए हो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को लेके, इसलिए तुम अपने आप को नापसंद कर रहे हो। यू हैव अवॉइडेड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बाई डिसलाइकिंग योर सेल्फ। तो तुमने क्या किया है, तुमने बड़ा अच्छा सोल्यूशन ढूंढा। अगर तुम खुद को डिसलाइक करोगे तो तुम उन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से दूर भाग जाओगे। तो यहाँ पे चैप्टर जो ख़त्म होता है, बट इसके साथ एक छोटा सा फुटर है कि ये जो असर्शंस फिलोसफर ने बोले, इसके जो यूथ के कोर तक बहुत तगड़ा स्ट्राइक हुआ। तो उसके जो शब्द थे वो बड़ा अनडिनाइबल ट्रूथ बयान कर रहे थे, जिसने उसके दिल को चीर दिया। तो अब क्या करना था यूथ ने? तो उसको लगा कि कोई ना कोई तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, इसकी काट ढूंढनी पड़ेगी कि जो प्रॉब्लम है वो तभी एग्जिस्ट करती हैं, एक्सपीरियंस करते हैं लोग, जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हो। तो यूथ चाहता था इसकी कोई काट मुझे चाहिए। तो एडलर जो है ट्रिविलाइज कर रहा था लोगों के इश्यूज को। ट्रिविलाइज मतलब बड़ा ही सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर रहा था, ये तो ऐसे ही है, सीधी सी बात है, और जो प्रॉब्लम मैं सफ़र कर रहा हूँ वो बहुत ही गंभीर है, वो इतनी आसान नहीं है। तो इस नोट पे ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है, और जो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है वो है फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी और सब्जेक्टिव अजम्पशंस। तो ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, और इसमें हम और जानेंगे जो ये कंसेप्ट बोल रहा है, ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। टेक केयर।